हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एके शिक्षा निकेतन। बच्चों, आज की क्लास में हम आपको कक्षा 10वीं से टेस्ट से संबंधित क्वेश्चन चैप्टर से संबंधित 60 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएंगे। वो भी बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। बहुत ही अच्छा कंटेंट है, बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को इस वीडियो में। ठीक है, तो आप अंत तक बने रहें और ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन से संबंधित बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए बच्चों, देरी नहीं करते हुए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही मैं अच्छा वीडियो जो भी नए वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ठीक है, कि मानव में भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है। बच्चों, मानव में भोजन का पाचन जो है वो प्रारंभ मुख गुहा से ही हो जाता है। अब आपको पता चलना चाहिए, आप देखो हमारे मुंह में पाए जाने वाले कुछ लार ग्रंथि होते हैं, पैरोटिड लार ग्रंथि। ठीक है, सांप में इस ग्रंथि से क्या होता है, जहर बनता है। और हमारे शरीर का, हमारे मुख का सबसे बड़ा ग्रंथि, हमारे मुख का सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है, पैरोटिड है। ठीक है, पैरोटिड में एक पैरोमिसो वायरस की वजह से संक्रमण हो जाता है, सूजन आ जाती है बच्चों। तब एक बीमारी होता है गलसुआ। आपका गाल खुला होगा, कभी कभी बचपन में या किसी को देखे होंगे अपने साथी वगैरह को। ठीक है, कि मुंह में क्या होता है, गलसुआ बीमारी, जिसको हम लोग गलफुल्ली बीमारी भी कहते हैं, ये हो जाता है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, तो आप याद रखो कि मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। तीनों का नाम आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हमारे मुंह में भोजन का जो पाचन होता है, हम जो भोजन करते हैं बच्चों, हमारे भोजन में खास करके शर्करा और क्या होता है, स्टार्च होते हैं, जिसको हम लोग मंड भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे लार में, हमारे जैसे मुंह में भोजन को हम डालते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो हमारे मुंह में लार होता है। ठीक है, जो भोजन के साथ सना जाता है, भोजन के साथ अच्छी तरह से मिल जाता है। तो हमारे भोजन में पाया जाता है एकदम अद्वितीय ये एंजाइम है, टाइलिन और इमाइलेज। इमाइलेज तो बच्चों अलग अलग भाग में पाए जाते हैं, जैसे कि ये तो हमारे मुंह में पाए जाने वाला क्या है, इमाइलेज है, तो हम बोलते हैं इसे सलाइवरी इमाइलेज, अर्थात इसको हम कह सकते हैं हिंदी में सलाइवा वाला, लार वाला इमाइलेज। ठीक है, लेकिन टाइलिन सिर्फ और सिर्फ मुंह में पाई जाती है। ठीक है, मुंह के लार ग्रंथि में पाई जाती है। तो ये टाइलिन और इमाइलेज दोनों क्या करता है, हमारा जो भोजन का जो शर्करा या स्टार्च होता है उसको माल्टोस में बदल देता है। माल्टोस क्या होता है बच्चों, माल्टोस जो है वो चीनी का एक रूप है। ठीक है, और यह एक सैकराइड है। कैसा सैकराइड है, डाइसैकराइड है। और ये स्टार्च जो होता है वो पॉलीसैकराइड है। पॉलीसैकराइड मतलब क्या समझते हो, सैकराइड जो है, हमने आपको पिछला जो क्वेश्चन चैप्टर का प्रश्न उत्तर करवाया था, सब्जेक्टिव का प्रश्न उत्तर करवाया था, उसमें आपको मैंने बताया था कि ना कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं, सैकराइड बोलते हैं। और स्टार्च और शर्करा जो है ये पॉलीसैकराइड है। तो इसको तोड़ दिया गया कितना, माल्टोस में। माल्टोस क्या है, डाइसैकराइड है। अब अगर भोजन को जितना ज्यादा आप चबाओगे ना बच्चों, ठीक है, उतना ज्यादा मात्रा में माल्टोस अच्छी ढंग से बनेगा, और आपका भोजन में जो मिठास आता है ना, वो इसकी वजह से आता है। अगर आपको फीवर है या भूख लगा ना, क्या होता है, फीवर होता है, तो उस स्थिति में हमारे मुंह में लार नहीं बन पाता है। ठीक है, सलाइवा नहीं बन पाता, जिसकी वजह से भोजन में जो है माल्टोस का निर्माण नहीं होता है। इसकी ना लार रहेगा तब तो लार में टाइलिन इमाइलेज होगा ना, तब तो माल्टोस बनेगा ना। ठीक है, ये हो जाता है। अब हमारे मुंह में एक एंजाइम पाया जाता है माल्टेस, वो इस माल्टोस को क्या करता है, ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, तो और ये अंतिम रूप से अगर हमारे शरीर में पाचन होता है, अंतिम रूप से पाचन हो जाता है, तब स्टार्च से क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज। ये भी याद रखोगे, हमारे शरीर में ग्लूकोज ही ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। ठीक है, इसको आप माइंड में याद करना रखोगे। और हमारे शरीर में ऊर्जा का जो माप होता है वो कैलोरी में किया जाता है। ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका कि मनुष्य, ठीक है, मनुष्य क्या है, गर्तदंती है, विषमदंती है, द्विबारदंती है, या इनमें से सभी। बच्चों बताइए आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है, हाँ सही में आप जो सोच रहे हो, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑल। क्यों होगा ऑल, ठीक है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे देखिए इसे, मनुष्य को हम क्या क्या कहते हैं। देखिए मनुष्य जो है ना, मनुष्य के दांत जबड़े की हड्डी में धसे हुए रहते हैं। ठीक है, इस वजह से मनुष्य को हम गर्तदंती कहते हैं ना, गर्त में जबड़े की जो गर्त होती है ना उसमें धसे रहते हैं, इसलिए मनुष्य को क्या बोलते हैं, गर्तदंती बोलते हैं। एक बात और याद रखना, हमारे शरीर का सबसे मजबूत हड्डी जो होती है ना, जबड़े की हड्डी होती है। देखे होंगे ना बच्चों, WWE देखे हैं, बड़े जोर की गुस्सा मारता है रोमन रेंस, जो पंच मारता है ना, सुपरमैन पंच, तो देखते हो ना, मुंह में मारा जाता है। ठीक है, तो मुंह के जो जबड़े की जो हड्डी होती है ना, वो हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद द्विबारदंती, हम लोग द्विबारदंती हैं। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर में ना दांत 2 बार उगते हैं। एक बचपन में उगता है, जो शैशवावस्था में उगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थायी दांत, क्योंकि वो कुछ दिन के लिए रहता है, फिर वो झड़ जाता है, सारा दांत टूट जाता है। ठीक है, लेकिन बाद में जो दांत उगते हैं, ठीक है, लगभग 6 साल के बाद, जब ना 6 साल तक जब ना पूरा का पूरा दांत लगभग आ जाता है, ठीक है, तो उस स्थिति में जो दांत उगते हैं, उगने चालू हो जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अस्थायी दांत, जो हमारे शरीर में जीवन भर रहता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में 2 बार दांत उगते हैं, इसलिए हम उसको द्विबारदंती कहते हैं। हमारा जो दांत है वो जबड़े में धसा हुआ होता है, इसलिए हम मनुष्य को गर्तदंती बोलते हैं। और हमारे शरीर में मुख में जो दांत होता है ना, वो एक से अधिक प्रकार का होता है। ठीक है, एक से अधिक प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार का होता है, इसलिए मनुष्य को विषमदंती कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देख लीजिए। दांत के अध्ययन को हम लोग ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दंत क्षय जो होता है ना बच्चों, अगर आप बार बार ना दांत को नहीं धोगे तो मुंह में बसा और क्या होता है, मुंह में क्षारीय पदार्थ और अम्लीय पदार्थ के बार बार जाने से हमारे मुंह में क्या होता है, जीवाणु उत्पन्न होता है, और वो जीवाणु क्या करता है, ठीक है, दंत क्षय कर देता है, दांत का धीरे धीरे क्षय होने लगता है। ठीक है, तो दंत क्षय हो जाता है। दांत का जो ऊपरी चमकीला सतह होता है बच्चों, ठीक है, उसे हम इनेमल कहते हैं। और ये जो इनेमल होता है ना, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, पहले के जो व्यक्ति थे ना हमारे, वो सब दांत को भी क्या मानते थे, हड्डी ही मानते थे। लेकिन नहीं बच्चों, हड्डी में और दांत में फर्क है। देखते हो हमारा दांत इतना मजबूत होता है कि लोग ना जो मांस खाते हैं वो हड्डी को भी चबा देते हैं। अर्थात हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ जो है वो क्या है, इनेमल है। जो दांत के ऊपरी सतह जो आपका चमक रहा है ना, वही इनेमल है। ठीक है,
ये हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है, इसको भी याद रखोगे। साथ ही साथ ये भी याद रखोगे, ये जो हमारा इनेमल है इसको मजबूती देता कौन है? इसको मजबूती जो देता है वो फ्लोरीन देता है। और हाँ बच्चों, हमारा जो दांत होता है ना, उसमें एक बीमारी होती है फ्लोरोसिस होती है। फ्लोराइड के जमाव के कारण अगर हमारे ना पानी में क्या हो जाता है, फ्लोरीन की मात्रा 1.5 ग्राम प्रति लीटर से ज्यादा हो जाती है। अगर ज्यादा मात्रा में फ्लोरीन हमारे पानी में ना, जो हम नीचे से जल ले रहे हैं, उसमें अगर फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा हो जाए तो हमारा जो इनेमल है ना वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इमेल भूरा पड़ जाता है, उसमें दाग दिखना चालू हो जाता है, ना इनेमल जो है वो कमजोर हो जाता है। अगर कमजोर हो गया दांत ना, तो सुने होंगे क्या होता है, हलवा खाना भी बेकार है, इस टाइप का कुछ ना डायलॉग वगैरह मारा जाता है। ठीक है, तो खैर वो तो मुझे नहीं याद है बच्चों, लेकिन चलो क्या हो जाता है, जैसे कि अगर मान लो आपका दांत कमजोर हो गया तो भुंजा खाओगे तो दांत टूट के नहीं अपना थोड़ा सा झड़ गया, केतारी खाओ तो दांत क्या हो गया, झड़ गया। तो इस तरह से होता है, दांत अगर कमजोर हो जाता है तो दांत में फ्लोरोसिस जो होती है ना, दांत का जो क्षय होता है वो फ्लोरीन की वजह से होता है, फ्लोराइड की वजह से होता है। इसको याद रखोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 6 महीने के जो ना और 2.5 साल की आयु के बच्चे जो होते हैं, जिसको हम लोग शैशवावस्था कह सकते हैं, उसमें कुल कितने दांत होते हैं? बच्चों, आपका क्वेश्चन है कि शैशवावस्था में या 6 महीने से 2.5 साल की जो उम्र होती है उसमें बच्चों में कितने दांत होते हैं? ठीक है, तो आपका जो ये जो बच्चों में दांत हो जाएगा ना वो 20 होगा। ठीक है, 20 होगा। आप इसको देख लो, थोड़ा समझ लो, इसको देखो। ठीक है, देखो शैशवावस्था में कुल दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग दूध के दांत या देसी अस भी कहते हैं। उसमें कृंतक दांत जो होता है, ठीक है, वो कितना होता है? 8 होता है। रत्ना कितना होता है? 4 होता है। और चवर्णक कितना होता है? 8 होता है। तो देख लो, 8 + 8 16 हो गया, प्लस 4 क्या हो गया? 20 हो गया। ठीक है, हमारे शरीर में हमारे मुंह में दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चवर्णक जो भोजन को चबाने का काम करते हैं ना, चवर्णक सॉरी, पहला दांत जो है ना, आगे देखो, आगे जो दांत ना, आगे का जो दांत है जिससे हम लोग भोजन को काटते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कृंतक बोलते हैं। तो उसके बाद 2 साइड से जो नुकीले दांत होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रत्नक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद का जो दांत होता है उसे आगे चवर्णक, उसके बाद जो होता है उसे चवर्णक कहते हैं। तो हमारे ना मुंह में दांत जो होते हैं, दांत के लिए हम एक स्पेशल क्लास लाएंगे बच्चों, वो बाद में हम देखेंगे। फिलहाल तो हमें पाचन तंत्र के बारे में समझना है, तो हम शॉर्टकट में यहाँ निकलेंगे। ठीक है, तो हमारे मुंह में दांत 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन बचपन में शैशवावस्था में हमारे ना बच्चों में कितना दांत होता है? 20 दांत होता है। ठीक है, लेकिन 6 साल के बाद वो दांत टूटना चालू हो जाता है, क्योंकि वो तो अस्थायी दांत होता है ना बच्चों। ये जो दूध का दांत है वो अस्थायी दांत होता है, अस्थायी दांत थोड़ी ना जीवन भर थोड़ी रहने वाला, वो अस्थायी दांत होता है। ठीक है, लगभग 12 साल की उम्र तक क्या होता है, पूरी तरह से ना जो दांत होते हैं ना दूध के दांत, वो झड़ जाते हैं और नए दांत आ जाते हैं। तो उस वक्त कुल कितने दांत होते हैं बच्चों? उस वक्त कुल 28 दांत होते हैं। लेकिन जब 18 साल के बाद, ठीक है, क्या होता है, अकल दांत, जिसको हम लोग विजडम टीथ भी कहते हैं, अकल चौवा कहा जाता है, वो आता है। कितने लोग का अलग धारणा है कि अकल चौवा आएगा तो उसमें अकल आ जाएगी ना, मैच्योरिटी आएगी, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बच्चों, इसका उससे कोई ना संबंध नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं पे हो भी सकता है, कहीं कहीं पे नहीं हो सकता, कहीं ये भी हो सकता है 18 साल के बाद भी ना अकल दांत नहीं आए, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, तो ये जो 18 साल के बाद अकल दांत आता है, ठीक है, कितना दांत आता है बच्चों? 4 आता है। ठीक है, कितना आता है? 4 दांत आता है, और ये चवर्णक होता है। ठीक है, तो देखो 28 था यहाँ पे और ये 4 जोड़ दो, कितना हो गया? 32 दांत हो गया। ठीक है, तो वयस्कों में टोटल कितने दांत होते हैं? 32, लेकिन शैशवावस्था में कुल कितने दांत होते हैं? उसमें 20 दांत होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फैलाएं, ताकि उन्हें भी क्वेश्चन चैप्टर से संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव्स है वो याद हो जाए, और 10वीं में एकदम करता अच्छा नंबर लाओ आप। ठीक है, ताकि हमें भी लगे कि हाँ हमारे स्टूडेंट ने इतने अच्छे नंबर लाए। ठीक है, अगर आप लोग ऐसा करते हो, कमेंट करना ना भूलें बच्चों। कमेंट करता है ना तो बहुत एक मोटिवेशन मिलता है हमें काम करने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब है दांत पर ना, प्रत्येक दांत किस पदार्थ से निर्मित होता है? प्रत्येक दांत किस पदार्थ से, क्या बोला है? चलो बच्चों, तो दांत जो होता है ना वो किससे? डेंटिन से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? डेंटिन से। ठीक है, डेंटिन दांत में पाया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे कठोरतम पदार्थ, अभी मैंने आपको समझाया था ना, अस्थि तो हो नहीं सकता, हड्डी तो है नहीं। ठीक है, हड्डी को तो हम लोग दांत से चबा देते हैं। तो दांत के ऊपरी सतह पर जो पाया जाता है, ठीक है, जो चमकता है हमारा दांत, उसको हम लोग इनेमल करते हैं, और यही हमारे शरीर का क्या है? सबसे कठोरतम पदार्थ है ना बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, मुख गुहा के लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? ठीक है, देखो मुख गुहा के लार में सलाइवरी इमाइलेज भी पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। टाइलिन भी पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लाइसोजाइम भी पाया जाता है, जो मुंह में आए हुए जीवाणु जो होते हैं, जो रोग उत्पन्न कर सकते हैं, उसको नष्ट करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, कि मानव मुख गुहा में स्टार्च या शर्करा जो पॉलीसेकेराइड है, उसका लगभग कितने प्रतिशत भाग का पाचन हमारे कहाँ हो जाता है? मुख गुहा में हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 30%। ठीक है, क्या हो जाएगा? 30। तो हमारे मुख गुहा में जब भोजन का पाचन हो जाता है, ठीक है, तो कितने प्रतिशत स्टार्च का पाचन हो जाता है? 30% स्टार्च का पाचन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, स्टार्च मन में बार बार बोल रहा हूँ, पता है आपको इसके बारे में? ठीक है, हम जो खाते हैं ना, खास करके चुकंदर खाते हैं, गन्ना खाते हैं, फिर क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं ना, चावल खाते हैं, इस सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना उसमें किस रूप में रहता है? ठीक है, उसमें रहता है स्टार्च या शर्करा के रूप में रहता है। वो एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, जिसको हम लोग जटिल कार्बोहाइड्रेट मतलब पॉलीसेकेराइड हम उसे कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मुंह में भोजन के पाचन के बाद भोजन की स्थिति अर्ध तरल ठोस की जैसी होती है। ठीक है, हम जब मुंह में भोजन को ना, मुंह में हमारा जब भोजन का पाचन होता है तो आधा ठोस आधा तरल की स्थिति में रहती है और नम होती है। कभी कभी आपके मुंह में क्या हुआ होगा बच्चों, आपके मुंह में चला गया होगा क्या चीज, कंकर वगैरह चला गया होगा, तो आप उसको निगल दिए होंगे, तो आप कभी भोजन को देखे होंगे तो कैसा होता है? आधा ठोस होता है, आधा तरल होता है। ठीक है, तो इस भोजन की स्थिति को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इस भोजन की स्थिति को हम काइल कहते हैं। ठीक है, काइल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अब देखिए आपका नंबर 9 नंबर क्वेश्चन जो है, अब हमारे मुंह में जो स्टार्च है, ठीक है, हमारे मुंह में पाया जाता है टाइलिन एमाइलेज, ठीक है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम, ठीक है। तो टाइलिन एंजाइम जो पाया जाता है, हाँ बच्चों, तो हमारे मुंह में जो स्टार्च है ना, उसका पाचन कौन करता है? टाइलिन एंजाइम करता है, ठीक है। और हमारे मुंह का जो जिस वक्त हम पाचन करते हैं तो उस वक्त पीएच मान कितना होता है? 14.8, अर्थात अम्लीय, ठीक है, अम्लीय माध्यम में मुंह में पाचन होता है, ठीक है। तो बनता क्या है? यहाँ पे लिखा गया वाट, मतलब बनता क्या है? प्रतिफल क्या होगा, ठीक है बच्चों। हमने पिछले स्लाइड में बताया था क्या बनता है? माल्टोस बनता है, ठीक है। टाइलिन एंजाइम जो है वो क्या करता है? स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है, जिसके कारण हमारा रोटी जो है उसमें एक मिठास आती है, रोटी मीठा लगता है। कभी कभी सुने होंगे ना, लोग कहता है ये आटा मीठ लग रहा है, ठीक है, तो एक मीठ लगता है, इसका रोटी अच्छा लगता है, ठीक है, इस तरह की बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने लाया है, ठीक है। तो आप बस आप वीडियो को अंत तक देखें, हमारे साथ बने रहें, बहुत कुछ सीख के जाएंगे आप यहाँ से, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन है, मानव दांत के इनेमल को मजबूती प्रदान कौन करता है, ठीक है। तो मानव दांत जो है उसकी मजबूती कौन प्रदान करता है? बच्चों ने पिछले स्लाइड में बताया था, फ्लोरीन करता है, ठीक है। कौन करता है? फ्लोरीन करता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आहार नाल में जो भोजन की गति है, ठीक है। जैसा कि आपने सांप को देखा होगा बच्चों, सांप जो किसी सांप ना जब क्या करता है, किसी चीज को निगलता है, ठीक है, तो वो भोजन को ना जब निकलता है तो जहाँ भोजन पहुंचता है, ठीक है, मेढक वगैरह जहाँ ना उसके शरीर में पहुंचता है, वहाँ पे आपने देखा होगा आगे ना, जहाँ आगे की ओर बढ़ता है तो वो फूल जाता है, लेकिन पीछे धीरे धीरे पिछक जाता है। अर्थात क्या होता है? कभी सिकुड़न कभी फैलाव होता है। हमारे आहार नाल में भी यही होता है, कभी सिकुड़न होता है कभी फैलाव होता है, ठीक है। या फिर कह सकते हो एक तरंग की तरह गति होती है, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको परमाणु कुंचन कहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, ठीक है बच्चों, ठीक है। आहार नाल में जो भोजन की जो गति है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? परमाणु कुंचन कहते हैं, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, अमाशय का भाग कौन सा नहीं है? बच्चों अमाशय का भाग कार्डियक, पाइलोरिक और पुंडिक होती है। आपको पता है अमाशय के भी कितने भाग होते हैं? तीन। अगर बच्चों आपको याद ना रहे ना, अगर क्वेश्चन पूछे आपको कि किसके कितने भाग है, कोई भी पूछ लिया आहार के किसी भाग का अपना कितना भाग है पूछ लिया, तो आप आंख मूंद के क्या करना? 3 मार देना, ठीक है। अधिकतर जगह पे 3 हमारा राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आहार नाल के भी सॉरी अमाशय के भी कितने भाग हैं? अमाशय यानी कि पेट, ठीक है। अमाशय यानी कि पेट, जिससे जठररस स्रावित होता है, जिसमें जठरग्रंथि पाई जाती है, जिसकी भीतरी दीवार पर स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक का भीतरी दीवार बना होता है, ठीक है। तो ये सब याद रखोगे, ठीक है। ये सब क्या है? अमाशय के कुछ गुण है, ठीक है। अमाशय में भोजन लगभग 1 से 4 घंटे तक ना रहता है सामान्यतः, लेकिन 7 घंटे तक भी रह सकता है मैक्सिमम, ठीक है। तो इसको याद रखोगे, ठीक है। इसी वजह से हम लोग तुरंत खाना नहीं खा सकते, क्योंकि अमाशय में भोजन 4 घंटे तक वहाँ पचने में समय ले लेता है। अगर हम ना तुरंत खा लेंगे तो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो अमाशय का भाग है कार्डियक, पुंडिक और पाइलोरिक है। ग्रहणी ना छोटी आंत का भाग है। बच्चों यहाँ पे पूछा है कौन सा भाग नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि अमाशय या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है, ठीक है। अमाशय में जो पाया जाने वाला जठर ग्रंथि है उसका कौन सा इसमें से भाग नहीं है, ठीक है। म्यूकस कोशिका जठर ग्रंथि में पाई जाती है, जाइमोजिन कोशिका भी जठर ग्रंथि में पाई जाती है, अम्लजन कोशिका भी जठर ग्रंथि में पाई जाती है बच्चों। लेकिन न्यूरॉन जो है ये तो आप जानते हो एक तंत्रिका कोशिका है, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, ठीक है। तो ये हमारे अमाशय का एक भाग नहीं है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अच्छा चलो बड़ी ग्रंथि लगभग आपको तो पता ही होगा बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत होती है, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं, ठीक है। लीवर आपने देखा होगा, ठीक है। लीवर जो है वो चॉकलेटी कलर का होता है, डेयरी मिल्क खाए होंगे आपको, वैसा कलर होता है ना, लाल भूरे कलर का। तो ये उस टाइप का कलर होता है लीवर का। लीवर हमारे शरीर का सबसे क्या है? बड़ी और बहिस्रावी ग्रंथि है। बहिस्रावी याद रखोगे, और सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर का, ठीक है। वो 1.5 kg का लगभग होता है। एक बात और याद रखना है बच्चों, यकृत में पितरस का निर्माण होता है, ठीक है। पितरस क्षारीय होता है, उसका पीएच मान, ठीक है, 7.8 से 8.6 तक लगभग होता है, ठीक है। पितरस जो होता है बनता भले यकृत में है, लेकिन यकृत में जमा नहीं रहता बच्चों, आपको याद रखना है। वो जमा रहता है कहाँ? पित्ताशय में। और एक बात और याद रखोगे बच्चों, पित्ताशय यानी कि ठीक है, जो पित्ताशय होता है वो पित्त होता है। जब कभी ना आप क्या है, अगर मछली वगैरह घर में आता होगा तो उसको बनाते वक्त कहा जाता है पित्त को हटा दो, ठीक है। वो बिल्कुल हरा टाइप का रहता है, नहीं तो पूरा मछली तीता हो जाएगा, ठीक है, खराब हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये कहा जाता है। तो वो जो पित्ताशय है, वाइल्ड ब्लैडर जो है, ठीक है, वो घोड़ा में नहीं पाया जाता, याद रखोगे, घोड़ा में पित्ताशय नहीं पाया जाता, ठीक है। अगर पित्ताशय को हटा दिया जाए हमारे शरीर से तो बच्चों क्या होगा? वसा का पाचन लगभग नहीं के बराबर होगा, हम वसा का पाचन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। मैंने यकृत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको दिया, ठीक है, इतना याद रखोगे, ठीक है। आगे है, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बच्चों जठर रस में HCl अम्ल पाया जाता है, याद रखोगे। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जठर रस में कौन सा रस पाया जाता है? जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल पाया जाता है। आप जानते हो ना, HCl जो है एक प्रबल अम्ल है, ठीक है। इसका पीएच मान लगभग 1 से 1.8 या 2 तक जाता है, ठीक है। तो इसका पीएच मान बहुत कम है, 1 से 1.8 या 2 तक जाता है, तो बहुत कम है। अर्थात अमाशय में जो भोजन का पाचन होता है बच्चों, ठीक है, वो क्या होता है? अम्लीय माध्यम होता है, इसको याद रखोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जठर रस पाया कहाँ जाता है? आपको पता होगा जठर रस कहाँ पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जठर रस बोले, जठर ग्रंथि बोले, दोनों कहाँ पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। छोटी आंत का भाग नहीं है। फिर से बच्चों आप जानते हो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ठीक है। और अभी हमने आपको बताया था कि ये जो कार्डियक है ना वो अमाशय का भाग है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, ये तीनों के तीनों क्या है? छोटी आंत के भाग हैं। बट कार्डियक छोटी आंत का नहीं बच्चों, ये अमाशय का भाग है, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग, आहार नाल का सबसे लंबा भाग, ठीक है, कौन सा होगा? छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, छोटी आंत। क्या हो जाएगा? छोटी आंत। अब देखो आहार नाल जो होती है ना वो क्या होती है? हमारे शरीर के बीचों बीच, अगर आप परिभाषा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, हमारे शरीर के बीचों बीच, ठीक है, मुख गुहा से लेकर अनस तक या गुदा तक फैली हुई
बेलनाकार एवं कुंडलित नलिकाएं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं, ठीक है, ये होता है। आहार नाल के बहुत सारे क्या है बच्चों, अंग हैं, जैसे कि आपका पहला क्या हो जाएगा, मुख गुहा, फिर क्या हो जाएगी ग्रसनी। ग्रसनी एक ऐसा अंग है बच्चों जो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों में शामिल होता है, ठीक है। तो ये ग्रहणी हो गया, ग्रहणी के बाद ग्रासनली हो जाएगा, ग्रासनली के बाद क्या हो जाएगा, अमास, अमास के बाद चोटियां, चोटियां के बाद परियां, ठीक है, और अंतिम में गुदा, ठीक है। तो ये हो जाता है। ये सब किसके भाग हैं, आहार नाल के भाग हैं, ठीक है। आगे आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, चोटियां, याद रखना, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। आगे है अमास में किस चीज का पाचन होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अमास में प्रोटीन का, वसा का, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं बच्चों। अमास में प्रोटीन और वसा दोनों का पाचन होता है, ठीक है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अमास में प्रोटीन और वसा दोनों का पाचन होता है। चलो देखो, अमास में 1 से 4 घंटे तक भोजन रहता है, मैक्सिमम 7 घंटे तक रह सकता है, मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अमास में प्रोटीन का जो पाचन होता है वो पेप्सिन एंजाइम, और उसमें जल में खुला हुआ पेप्सिन एंजाइम ना, ठीक है, और उसके वहाँ पे ना अम्लीय माध्यम में होता है, देख लो 1.6 से 2.4 तक उसका pH 1 होता है, अर्थात अमास में जो भोजन का पाचन होता है वो अम्लीय माध्यम होता है। तो प्रोटीन को, ठीक है, पेप्टोन्स में बदल देता है, प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स जो है ना, ये दोनों के दोनों बच्चों क्या है, मेटा प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन का मध्य क्या है, मध्य भाग है, ठीक है। प्रोटीन जो होता है ना उसको पहले मध्य भाग में तोड़ा गया, लास्ट में से एकदम सरल भाग में तोड़ दिया जाता है, ये बनता है, ठीक है। तो प्रोटीन को कभी कभी ये भी पूछा गया है कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है, ठीक है। तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने वाला एंजाइम आपका क्या है, पेप्सिन है, ठीक है, ये याद रखोगे। अब वहां पे क्या होता है, दूध का पाचन होता है, ठीक है। अब देखो हमारे अमास में दूध का पाचन होता है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक एंजाइम है जिसको बाल अवस्था वाला एंजाइम कहा जाता है, वो कौन सा है, रेनिन है ना। बच्चों में रेनिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से एक बच्चा जो होता है भर दिन लगभग जब जगे जब रोए माँ से दूध पीता रहता है, फिर भी वो दूध को पचा लेता है, उसका पेट खराब नहीं होता है। जबकि एक बुजुर्ग व्यक्ति को आप दूध पिला दो या दूध की मात्रा थोड़ा ज्यादा दे दो तो उनका पेट खराब हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनके शरीर में धीरे धीरे रेनिन एंजाइम की मात्रा क्या हो जाती है, घटती जाती है, ठीक है। तो ये रेनिन एंजाइम की वजह से होती है। रेनिन एंजाइम दूध को पचाने वाला एंजाइम है या बाल अवस्था वाला एंजाइम है, ठीक है। दूध में क्या पाया जाता है, केसिन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। तो उसको रेनिन क्या करता है, पैराकेसिन में बदल देता है। हमारे शरीर में जो कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम आयन, वो इस पैराकेसिन को क्या करता है, कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। और कैल्शियम पैराकेसिनेट जो होता है वो एक प्रकार का दही है। अब इसको हम थोड़ा समझाते हैं। जब कभी आपने किसी छोटे से बच्चे को गोद में लिया होगा और उस बच्चे का पेट जब दब जाता है आपके हाथ से, ठीक है, तो उसके मुंह से क्या होता है, उल्टी हो जाती है। तो आप देखे होंगे तो बिल्कुल दही जैसा होता है ना, दही जैसा बन जाता है, जम जाता है। तो ये जो होता है ना ऐसा ना, तो आप कह सकते हो कि दूध को थक्का बनाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो आपका रेनिन है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब देखो हमारे शरीर में क्या होता है, अब ये जो दही है उसको पचाने के लिए क्या चाहिए, उसको पचाने के लिए पेप्सिन चाहिए। और पेप्सिन तो हमारे शरीर में लगभग, ठीक है, पूरी उम्र तक बना रहता है। तो पेप्सिन से क्या होता है, किसका, दही का पाचन हो सकता है। इसलिए बुजुर्ग आदमी को आप क्या करोगे, दही दोगे तो पचा पाएंगे, लेकिन दूध दोगे तो नहीं पचा पाएंगे, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे ना रेनिन एंजाइम तो कम हो जाता है, लेकिन पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है तो दही को पचा सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये जो हमारे शरीर में रेनिन और पेप्सिन होता है ये ना, ये सक्रिय नहीं होता है बच्चों, ठीक है। अगर आपसे एससीएल आम का काम पूछे तो उसका 2 काम यहाँ पे ही लिखा हुआ है। एक है प्रोरेनिन। प्रोरेनिन जो है वो जाइमोजिन कोशिका से, ये दोनों ये जो आपको प्रोरेनिन लिखा हुआ है, पेप्सिनोजेन लिखा हुआ है, ये जाइमोजिन कोशिका से स्रावित निष्क्रिय एंजाइम है। इसको दोनों को क्या करता है, एससीएल मतलब प्रोरेनिन को रेनिन में, जबकि पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदल देता है। अरे भाई सक्रिय हुआ तब तो ये भोजन को पचा पा रहा है ना, नहीं तो नहीं पचा पाता। तो यहाँ इंपॉर्टेंट काम किसका है, एससीएल आम का। अगर कोई पूछे प्रोरेनिन को रेनिन में कौन बदलता है तो आप एससीएल बोलोगे, ठीक है। और पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कौन बदलता है, तो ये एससीएल आम है, ठीक है। चलो आप चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखो, तो आपने अमास देखा कि अमास में प्रोटीन का भी पाचन होता है और अमास में वसा का भी पाचन होता है, ठीक है। तो अमास में जो पाया जाता है, अमाशयी ना लाइपेस एंजाइम पाया जाता है, वो क्या करता है, वसा को बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में क्या करता है, बदल देता है। तो आप ये भी याद रखो कि वसा का पाचन कौन करता है, तो लाइपेस एंजाइम करता है, ठीक है। तो आपने देखा कि हमारे अमास में प्रोटीन और किसका, वसा दोनों का पाचन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वही क्वेश्चन है बच्चों, मैंने रिपीट कर दिया है, आप देख लो। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है वसा को बसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में कौन बदलता है, पेप्सिन बदलता है, रेनिन बदलता है या लाइपेस बदलता है। बच्चों आपने अभी हमने आपको बताया था, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइपेस हो जाएगा। पिछले स्लाइड वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, तरह से। चलो आगे है, प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है, ये तो वही बचा हो गया ना, अभी बताया था ना, प्रोटीन को पेप्टोन कौन बदलता है, पेप्सिन बदलता है। रेनिन का क्या काम है, ये ना दूध में पाए जाने वाले केसिन प्रोटीन का ये पाचन करता है, कौन, रेनिन। और रेनिन को बाल अवस्था वाला एंजाइम कहते हैं, और ये लाइपेस जो है ये वसा का पाचन करता है। और टायरिन के बारे में आप जानते हो, मुंह में क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सी ग्रंथि छोटी आंत में नहीं पाई जाती है, देखो बच्चों, छोटी आंत में पाई जाती है, ये क्वेश्चन। इनमें से कौन सी ग्रंथि छोटी आंत में पाई जाती है, जठर ग्रंथि छोटी आंत में नहीं बच्चों, ये हमारे अमास में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जठर ग्रंथि जो है ये अमास में पाई जाती है। अब हो गई ब्रूनर एवं आंत्र ग्रंथि। तो ब्रूनर और आंत्र ग्रंथि जो है ना, यही हमारे काम की चीज है, और ये छोटी आंत में पाई जाती है, ब्रूनर और आंत्र ग्रंथि, ठीक है। पैरोटिड जो है हमारे मुंह में पाई जाती है, ठीक है। तो मुंह की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है पैरोटिड होती है। तो आपका राइट आंसर 19 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र एवं श्वसन तंत्र का ओवेनिस्ट अंग कौन सा है, ठीक है। बच्चों पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों में ग्रसनी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्रसनी। ग्रसनी में 2 छिद्र होती है, ग्रसनी के पास 2 छिद्र होती है, एक होती है निगल द्वार और एक होती है कंठ द्वार। अगर आप अपने गला को इसे छुओ तो आप देखते होंगे ये जो ना आपका गला जो मोटा सा है, आप जिसको छू रहे हो वो श्वास नली है, लेकिन उसके बाद और हमारे पीछे जो आप ना पीछे जो ना कंधे को छूते हो, गले को छूते हो, तो उसके बीच में, ठीक है, तो उसके बीच में पाया जाता है ग्रास नली, ठीक है। तो ग्रसनी जो है वो दोनों में है, कॉमन पार्ट है, ठीक है, पाचन तंत्र में भी और श्वसन तंत्र में। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ये ग्रसनी हो गई। 21वां क्वेश्चन है, अमास के भीतर भीतरी दीवार, ठीक है, की
यहाँ की छूट गया है। अमाश की भीतरी दीवार की एसियल अम्ल से रक्षा कौन करती है? अमाश की भीतरी दीवार से एसियल अम्ल की जो रक्षा है, ठीक है, वो जो क्या करती है, म्यूकस करती है, और म्यूकस म्यूकस कोशिका से स्रावित होती है, ठीक है, म्यूकस कोशिका से स्रावित होती है म्यूकस, और ये हमारे क्या करती है, अमाश की भीतरी दीवार की क्या करती है, रक्षा करती है। किससे? एसियल अम्ल से और पेप्सिन से, दोनों से क्या करती है, ये रक्षा करती है, ठीक है। ये देखो बच्चों, ठीक है, अमाश जिसे हम लोग पेट कहते हैं, ठीक है, अमाश जो है उसकी जो दीवार है उस पे भीतरी दीवार में स्तंभाकार एपिथेलियम पाया जाता है, पहले इसको याद रखोगे, ठीक है, जिस पर क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथि पाई जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो अमाश की भीतरी दीवार पर पाई जाती है, ठीक है। अब जठर ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक है बच्चों म्यूकस कोशिका, म्यूकस सेल लिखा है मैंने, एक अम्लजन कोशिका और एक ज़ाइमोजिन कोशिका। म्यूकस कोशिका से म्यूकस स्रावित होता है जो एसियल अम्ल और पेप्सिन से क्या करता है, भीतरी दीवार की रक्षा करता है। अम्लजन कोशिका जो है, अम्लजन कोशिका से HCl अम्ल निकलता है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है तो आप याद ना, HCl अम्ल नाम जैसे अम्लजन कोशिका है, HCl अम्ल यहाँ स्रावित होता है, और ये क्या करता है, अभी पिछले स्लाइड में मैंने बताया था, प्रोरेनिन और ना पेप्सिनोजेन, ये दो निष्क्रिय एंजाइम होते हैं जो ज़ाइमोजिन कोशिका से स्रावित होते हैं, तो उसको ये दोनों क्या करता है, सक्रिय बनाता है, पीछे हमने बताया था। और अम्लजन जो है, ये जो एसियल अम्ल है हमारा, रोगाणुनाशक होता है, जो भोजन के साथ रोगाणु हमारे अमाश तक पहुंच चुका है, वो इस अम्ल के प्रभाव से मर जाता है। उसके बाद भोजन का अम्लीय माध्यम में पाचन करता है, और साथ ही साथ भोजन में जो ठोस पदार्थ होते हैं उसको क्या करता है, गला देता है। एक बार बताओ, कभी कभी आपने देखा होगा कांटा वगैरह गले में फंस जाता है, हम लोग रोटी या ना पानी देके उसको अंदर ही धकेल ना क्या करते हैं, धकेल देते हैं। कभी सोचा आपने कि जब यहाँ फंस रहा है तो आगे जाके क्या होगा? लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है बच्चों। जैसे ही वो हमारा ना हमारे अमाश में पहुंचता है तो हमारे अमाश में जो पाया जाने वाला एसियल अम्ल है उसको क्या करता है, गला देता है। कहा गया है कि ब्लेड को भी आप ना अगर ना अमाश में रख दो तो वो भी क्या हो जाएगा, गल जाएगा, ठीक है। इतना ज्यादा, क्योंकि पीएच मान देखो ना 1 कितना होता है, 8 होता है पीएच मान HCl का हमारे ना अमाश में, तो ये गला देता है, ठीक है। आगे है तीसरा जो है ज़ाइमोजिन कोशिका होता है। ज़ाइमोजिन कोशिका से प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन, ये दो निष्क्रिय एंजाइम स्रावित होता है जिसको एसियल अम्ल स्रावित करता है, मैंने लिखा भी है, ठीक है। तो यहाँ से आपने अमाश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां ली, ठीक है। चलो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम आगे बढ़ते हैं। अब है आपका कि हमारे अमाश में प्रतिदिन कितना जठर रस स्रावित होता है। हमारे अमाश में प्रतिदिन मनुष्य में, ठीक है, कितना, लगभग 3 लीटर, कितना, कहीं कहीं पे तो 2.5 दिया है, कहीं कहीं पे 3 दिया है, तो आप क्या करोगे, याद रखोगे 3 लीटर क्या पाया जाता है अमाश में, क्या स्रावित होता है, एसियल अम्ल स्रावित होता है। कहाँ से? जठर ग्रंथि से, ठीक है, जिसको हम लोग जठर रस भी कहते हैं, ठीक है, जठर रस स्रावित होता है, ठीक है। अब कहता है सेलुलोज के पाचन हेतु, सेलुलोज के पाचन के लिए हमारे शरीर में ना, हम लोग जो ना, हमारे शरीर में तो नहीं, जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो क्या खाते हैं, पेड़ पौधे के पत्तियां खाती है। पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है उसकी कोशिका होती है, किसकी बनी होती है, उसकी जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज काफी कठोर पदार्थ होता है, ठीक है, जिस पदार्थ में वो पाया जाएगा उसको कठोरता प्रदान करता है, इतना आप जानते होंगे, ठीक है। सेलुलोज के पाचन के लिए शाकाहारी जंतुओं की छोटी आंत जो होती है मांसाहारी जंतुओं की तुलना में क्या होती है, बड़ी होती है, छोटी होती है, बड़ी या छोटी दोनों हो सकती है, या समान होती है। बच्चों शाकाहारी की जो ना छोटी आंत होती है बड़ी होती है, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, सेलुलोज को बचा सके। तो आपका आंसर हो जाएगा बड़ी। शाकाहारी का बड़ा होता है, मांसाहारी का छोटा होता है। अगर कहा जाए एक बिल्ली में और बाघ में किसकी छोटी आंत बड़ी होगी, तो सॉरी माय मिस्टेक बच्चों, एक बकरी में और बाघ में किसकी छोटी आंत बड़ी होगी अगर पूछ दिया जाए तो बकरी की आंत छोटी आंत बड़ी हो जाएगी क्योंकि शाकाहारी है, और बाघ जो है उसकी छोटी आंत छोटी होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि अग्नाशयी वाहिनी और मूल पित्त वाहिनी जो है, ठीक है, वो छोटी आंत के किस भाग में खुलती है? बच्चों ये छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी में खुलती है, ठीक है। छोटी आंत के प्रथम भाग ग्रहणी में अग्नाशय वाहिनी और मूल पित्त वाहिनी खुलती है। ये हमने आपको, ठीक है, जब भी छोटी आंत वाला ना स्लाइड पढ़ाया होगा, फिगर से आपको ना करवाया हूँ, आप जाके वीडियो में देख सकते हैं, तो वहाँ पे मैंने ये समझाया था, ठीक है। अब एक बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, देखो हमारे शरीर में जो परिशेषिका होती है, जिसको एक हिंदी नाम इस बार पूछ लिया गया था आपसे, इस बार क्वेश्चन पूछा था कि कृत्रिम परिशेषिका, इसका इंग्लिश नाम अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स देखते ही आप समझ जाओगे, लेकिन हिंदी में लिखा हुआ था कृत्रिम परिशेषिका, ठीक है। तो कृत्रिम परिशेषिका जो है वो किस तंत्र का भाग है? ऑप्शन में पूछा था आपको श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, फिर दिया था आपका उत्सर्जन तंत्र, और फिर दिया था परिवहन तंत्र। तो बच्चों ये जो है पाचन तंत्र का एक भाग है, याद रखोगे। परिशेषिका जो है वो किसका? परिशेषिका पाचन तंत्र का क्या है? भाग है, ठीक है। परिशेषिका जो है पाचन तंत्र का भाग है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ये जो पाचन तंत्र हमारे में तो किसका कोई ना यूज नहीं है, हमारे शरीर में ये जो है अवशेषी अंग है। पाचन तंत्र ना परिशेषिका अपेंडिक्स जो है वो क्या है? अवशेषी अंग है। देखते हो अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है तो ऑपरेशन करना होता है, ऑपरेशन करके हम निकाल देते हैं, कोई फर्क पड़ता है क्या? मर जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अवशेषी अंग, अवशेषी अंग के चले जाने से, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका हमारे शरीर में यूज नहीं होता है ना। वैसा अंग जिसका हमारे शरीर में उपयोग नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं। तो उसी प्रकार अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। लेकिन शाकाहारी जो जंतु होते हैं बच्चों, ठीक है, उसमें ये जो है परिशेषिका जो अपेंडिक्स है वो भोजन के पाचन में मदद करता है। किसको पचाने में मदद करता है? सेलुलोज को पचाने में मदद करता है। तो आपका 25 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज, ठीक है। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? बच्चों भोजन का जो पूर्ण पाचन है, ठीक है, ये छोटी आंत में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? छोटी आंत का जो अंतिम भाग है इलियम, वहां पर हो जाता है भोजन का पूर्ण पाचन, ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 जो है, इसमें कहता है मनुष्य में पचे हुए भोजन का अवशोषण किस अंग में होता है? बच्चों मनुष्य में पचे हुए भोजन का जो अवशोषण है, देखो यहाँ से दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो मनुष्य में जो